सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन को। तो डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये विक्टर एक्सेलसेन, जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। वहीं अगर वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो ताइवान की ताई जू यिंग चुनी गई है। और उसी तरह से पुरुषों में पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया चाइना के क्यू जिमो को, और वुमेन्स पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया इंडोनेशिया की लिनी रात्रि ऑक्टिला को। अच्छा, अभी आपको याद होगा इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की हमने बात की थी, जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान के बैडमिंटन प्लेयर हैं, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था साउथ कोरिया की एन से यंग ने। चलो आप तो ये बता दो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आंसर होगा कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 दिसंबर को। तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? स्वर्णिम विजय वर्ष, क्योंकि इस साल भारत की जीत की स्वर्णिम वर्षगांठ है। लास्ट ईयर थीम थी इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अच्छा, भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? तो 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोसले को भारतीय नौसेना का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन नेवी माना जाता है। यह भी ध्यान रखना। बाकी अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख बने थे नेवल चीफ, नाम है उनका आर हरिकुमार। अच्छा, वैसे एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम? 8 अक्टूबर को। और हमारे नए एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, और हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे। और बताओ आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत है। तो दिसंबर में अभी 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया, 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे और वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड हैंडीकैप डे। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा दक्षिण सूडान ने। तो अभी दक्षिण सूडान की सरकार ने महाद्वीप में बाल विवाह को समाप्त करने के अफ्रीकी संघ के अभियान के अनुरूप 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का वादा किया है। दक्षिण सूडान ये दुनिया के 40 देशों में से एक है जहां बाल विवाह की दर सबसे ज्यादा है। 2010 में एक सर्वे हुआ था और उसके अनुसार लगभग 7% लड़कियों की शादी 15 साल से पहले और 40% की 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। अच्छा, याद होगा अभी कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जिसमें भारत ने 2 टारगेट रखे थे कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा भारत। कब तक? 2070 तक। और 2030 तक हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उसका नया टारगेट कितना रखा हमने? 500 गीगावाट रखा। अच्छा बताओ नागालैंड ने 100% साक्षरता का टारगेट कब तक का रखा है? 2030 तक का ही रखा है। और मलेरिया को खत्म करने का टारगेट हमारा है 2030 का, जबकि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है 2025 का। और भारतीय रेलवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा 2030 तक। वैसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा 2023 तक। बात यहाँ पे दक्षिण सूडान की है, तो ये रहा मैप में दक्षिण सूडान। इसकी कैपिटल जुबा है, करेंसी है साउथ सूडानीज पाउंड। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो असम दिवस के मौके पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार, जिसे कहते हैं असम वैभव, उससे सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले के जो पुरस्कार हैं उन्हें कहा जाता है असोम सौरव, और उसके बाद आता है असोम गौरव, और ये है असोम वैभव। तो असम सरकार और टाटा ट्रस्ट ये राज्य में 19 कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। और रतन टाटा जी को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए ही ये सम्मान मिल रहा है। बाकी सुमन चक्रवर्ती 30वां जेडी बिरला पुरस्कार मिला था
बाकी कीर्ति करंत ये पहली भारतीय महिला हैं वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ये पहले भारतीय बने थे जिन्हें रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड मिला था। ध्यान रखना ये नाम भी बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में कौन पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो अभी हाल ही में जारी 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में इफ्को दुनिया में टॉप 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी यानी कि नंबर 1 कोऑपरेटिव रहा है। ये रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है, जो दर्शाता है कि इफ्को देश के जीडीपी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इफ्को इसकी स्थापना होती है 1967 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ है डॉक्टर यूएस अवस्थी। फुल फॉर्म याद रखना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप शाह को। तो NARCL का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह, इनको अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी संबित पात्रा हमने कल ही पढ़ा था इनके बारे में, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने ये। विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ये नए चेयरमैन बने और अरुण चावला फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल ये बने थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में कशिश लाकड़ा ने 2021 एशिया यूथ पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध किस खेल से है बताओ? आंसर होगा क्लब थ्रो। तो टोक्यो पैरालंपियन कशिश लाकड़ा, इन्होंने बहरीन में जो अभी चल रहा है 2021 का एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स, उसमें क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा लक्षित ने भाला फेंक में ब्रोंज मेडल जीता, नीलम ने शॉटपुट में ब्रोंज मेडल जीता और अनन्या बंसल ने शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन गोल्ड हमारे पास एक आया कशिश लाकड़ा का। तो बहरीन 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कर रहा है, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुसान अर्नोल्ड को। तो अभी वॉल्ट डिज्नी ने सुसान अर्नोल्ड को अपना अध्यक्ष नामित किया है और 98 साल बाद ये पद संभालने वाली पहली महिला है। वे किन की जगह लेंगी? बॉब आइगर की जगह लेंगी। बाकी मोरिनारी वातानबे इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के फिर से प्रेसिडेंट बने, राजीव बंसल सिविल एविएशन सेक्रेटरी बने और राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे ये। तो याद रखना डिज्नी बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं सुसान अर्नोल्ड, इनका नाम है। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा अहमद नासर अल रईसी को। तो इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने इस्तांबुल टर्की में आयोजित 89th इंटरपोल आम सभा की बैठक में 4 साल के कार्यकाल के लिए महानिरीक्षक अहमद नासर अल रईसी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, उन्हें अपना अध्यक्ष चुना है। और इन्होंने किनकी जगह ली? साउथ कोरिया के किम जोंग यान की जगह ली है। इंटरपोल जिसकी स्थापना होती है 1923 में, हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन फ्रांस में, और अब इसके अध्यक्ष याद रखना अहमद नासर अल रईसी है। इंटरपोल में कितने मेंबर देश हैं? 195। और इसका आदर्श वाक्य होता है एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। बाकी अभी आपने प्रवीण सिन्हा के बारे में पढ़ा होगा। अभी इंटरपोल कार्यकारी पैनल में एशियाई प्रतिनिधि बने थे ये, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। बाकी शीलवर्धन सिंह CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के हेड बने। SN प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ये बने थे। ध्यान रखना ये सारे नाम। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा तेल अवीव, ये इजराइल का है। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, इस साल की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया, जिसके अनुसार दुनिया का रहने के मामले में सबसे महंगा शहर बताया गया इजराइल का तेल अवीव,
दूसरे स्थान पे एक तो पेरिस है और एक सिंगापुर है। चौथे स्थान पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और पांचवे पे है हांगकांग। अच्छा, दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? सीरिया का दमिश्क। और सबसे महंगा इजराइल का तेल अवीव। बढ़ते आगे। फिर बताइए, दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली द अंबुजा स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है, बायोग्राफी है? तो आंसर होगा नरोत्तम सेकसरिया। तो अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के पूर्व वाइस चांसलर या संस्थापक या प्रोमोटर नरोत्तम सेकसरिया, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, जिसे दिसंबर 2021 में रिलीज किया जाएगा। तो इस बुक में एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट, जो कि भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, उसकी स्थापना की कहानी है। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी बान की मून यूनाइटेड नेशन के पूर्व हेड थे ये, और अभी इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेंड वर्ल्ड। सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। एक एक्टर हैं विल स्मिथ, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? विल। नीना गुप्ता की बायोग्राफी का नाम है सच कहूं तो। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, उनकी बायोग्राफी का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। तो ये नाम भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर ये यातायात की भीड़ को कम करने के लिए रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस रोपवे का निर्माण केंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। तो इस तरह से भारत सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मैक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो गाइज, ये थे आज के यानी कि 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आप सॉल्व कर सकते हैं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। वहीं पे आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।